गुड मॉर्निंग किड्स। बच्चों, आज हम करेंगे टू टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। पहले मैंने आपको बताया था सिस्मिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ द सिस्मिक वेव्स। वन इज बॉडी वेव्स एंड अदर इज सरफेस वेव्स। सो बॉडी वेव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? दीज आर बिकॉज कि बॉडी के अंदर मूव कर रही हैं तो दे हैव द हायर एनर्जी, एंड सरफेस वेव्स जो होती हैं दे स्प्रेड आउट ऑफ द एपी सेंटर एंड दे हैव द लो एनर्जी। ओके, बॉडी वेव्स में जो होती हैं वो हमारी पी वेव्स होती हैं। दीज वेव्स रोक around the body of the epicenter or the rock in which they are standing, and they will move from one portion to another portion. Okay, one part to another part from the epicenter. Body waves two types की हैं, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव पी वेव्स भी बोलते हैं हम इनको। दीज आर कंप्रेशनल टाइप वेव्स, लाइक यू सी इन दिस डायग्राम, दिस अ कंप्रेशन लाइक स्प्रिंग ओवर हेयर। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसमें देखो आपने पहले उसको खींचा, फिर इसे आपको कंप्रेस किया, तो उसमें मोशन कहाँ जा रहा है? Compression, rarefaction, compression, rarefaction. The motion is moving around the place from this place to this place and now reach to the end. Similarly, it is a fast kind of motion in which you can see the compression and rarefaction over here. You can easily see compression, and this is the rarefaction. This is R, this is C. R and C. So these can pass through the fluid and liquid both, and arrives in gas and liquid and every kind of the solid also. So these can pass, and when we record, P waves are recorded very easily. Now secondary waves, these are transfer waves. ठीक है, these travel from perpendicular. As we put a stone in the water, the ripples occur in the transfer wave. So like that, the secondary waves or S waves are also transfers in nature. They are slower than the P waves, and they are causing a shearing motion, and also they cannot pass through the fluid. Likewise, the primary waves, they can pass through the liquid or the gas. Now these cannot be able to pass through, and for example, I can show this example to you. Here a string or a rope is attached to the wall, and you can see the ripples. These are the transfer motion or the secondary wave. The ripples you can see, these are the transfer motion. Now S waves are only lower energy form. Now if you see this, ये रेल की पटरी जैसे है, इसमें इस तरीके से जैसे स्नेक के अंदर मोशन होते हैं ना, वैसे इसके अंदर भी जैसे ऐसे सिंपल रिम्पल टाइप के मोशंस होंगे सरफेस वेव्स में। ठीक है, तो सरफेस वेव्स जो होती हैं ये भी हमारी जो होती हैं ये सरफेस के ऊपर होती हैं। ये रोलिंग टाइप ऑफ मोशन शो करती हैं रॉक्स के अंदर, एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी देखो इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक पार्ट जो है जहाँ पर रॉक है उसमें से दूसरी तरफ वो मूव कर रही है, और यहाँ पर इस तरीके से रोलिंग रोल्स की तरह इसमें क्या हो रहा है, रिम्पल्स आ रहे हैं। अब ये दो तरह की होती हैं, लव वेव्स और या रेलिंग वेव्स। रेलिंग में तो रोल जो बन रहे हैं, देखो ये रेलिंग, ये है रेलिंग वेव्स, जिसमें क्या बन रहे हैं, इस तरीके से रिम्पल्स बन रहे हैं, इस तरीके से ये रोल रोल करके मूव कर रहा है। बट लव वेव्स में क्या होता है, लव वेव्स में क्या होता है, स्नेक की तरह रिगलिंग होती है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो, तो दोनों जो है उसमें क्या होगा, सरफेस जो होगा अर्थ का उसमें मोशन होगा, उसमें सरफेस के अंदर मोशन होगा। तो लव वेव्स मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड लाइक ए स्नेक, एंड रेलिंग वेव्स जो होंगी, दीज आर द पैटर्न्स लाइक द ओशन वेव्स। ये ओशन वेव्स के जैसे पैटर्न होते हैं वैसे ही पैटर्न इसके अंदर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें आपको इजीली दिखाई दे रही है लव वेव्स में किस तरीके से हमारे अर्थक्वेक के अंदर मोशन हो रहा है। उसके बाद है एपी सेंटर की लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं सिज्मोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट होते हैं उनको हम सिज्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो अर्थक्वेक को फाइंड आउट करते हैं, उसके एपी सेंटर को फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ डायरेक्टली अबव द एपी सेंटर इज द पॉइंट वेयर विच इज़ डायरेक्टली अबव द rocks which are present inside the rock, inside the earth.
ठीक है। लोकेट, हाउ वी लोकेट दिस थिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा काम क्या होता है, 3 स्टेशंस को जो मैप के अंदर लेते हैं जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं हम सिस्मिक वेव्स को। दूसरा, उनके टाइम डिफरेंस में जो पी और एस वेव्स का जो टाइम डिफरेंस है उससे क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, सिस्मोग्राम बोलते हैं जिसको। एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा, पी वेव्स हैं, एस वेव्स की जो वो जो वाई एक्सिस है उस पर हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। तो दोनों को क्या करते हैं हम, एक तरीके से ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ को हम सिस्मोग्राम बोलते हैं। ठीक है। तो एपिसेंटर के अंदर वो जब वो ग्राफ बनाने के बाद जो तीनों जगह पे सर्कल, 3 लोकेशन थी, तीनों लोकेशंस में जो सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट एपिसेंटर होता है। देखो यहाँ पर एपिसेंटर इज द लोकेशन, यहाँ 3 सेंटर दिख रहे हैं आपको, SOCO, TIEIGA और SSPA। तीनों सेंटर अलग अलग हैं, एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का दिख रहा है। तीनों को जहाँ पर आपने ट्रांसेक्ट किया, जहाँ पर तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका एपिसेंटर का लोकेशन है, यानी वहाँ पे अर्थक्वेक वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये इनर कोर दिखा रहे हैं, इनर कोर, आउटर कोर, देन मेंटल और क्रस्ट। तो हमारी मेंटल या क्रस्ट की जो क्या कहते हैं, जो हमारी रॉक्स होती हैं यहाँ पर में इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पर शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं या सिस्मिक वेव प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, एक्सेस ऑफ एनर्जी। मैं बोले जा रही हूँ, वीडियो बन भी रही है क्या? नाउ हाउ अर्थक्वेक हैपन्स। अर्थक्वेक में जैसे मैंने आपको बताया भी था कि टेक्टोनिक मोशंस होती हैं प्लेट्स के अंदर। तो जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये मूव करती हैं 1 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर, और इनकी मूवमेंट की वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है। तो ये देखो, ये जो अर्थ का पूरा डायग्राम है जिसमें प्लेट बाउंड्रीज जो हैं वो डॉटेड फॉर्म में दिख रही हैं। अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये जो आपकी पॉइंट है, ये सारी प्लेट बाउंड्रीज हैं, और यहाँ पर इन पॉइंट के ऊपर आपका अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। तो ये सारे के सारे एपी सेंटर्स हैं जो रेड सर्कल्स में हमें डिटर्न हैं। अब 3 तरह की प्लेट फॉर्मेशंस मोशंस होती हैं। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये, इसको ध्यान से देखो, सबसे पहली वाली जो है वो डाइवर्जेंट है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। देखो इस तरीके से मूव कर रही हैं, जैसे किताब के अंदर आप देखो तो ये प्लेट्स यहाँ पे मूव कर रही हैं, यहाँ पे ये देखो, ये इस तरीके से मूवमेंट आउटवर्ड हो रही है। ठीक है ना, तो ये है डाइवर्जेंट टाइप, प्लेट्स आर सेपरेटिंग विद ईच अदर, ये वाली। ठीक है। और जो इस वाले में क्या है, दोनों के दोनों अंदर की तरफ जा रही हैं। तो ये हमारा पहला वाला पोर्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कन्वर्जेंट टाइप मूवमेंट हो रही है। कन्वर्जेंट में भी क्या होगा, कन्वर्जेंट में आपका क्या होता है कि दोनों पास आ रही हैं, दोनों के दोनों आपकी पास आ रही हैं प्लेट्स, और टकरा रही हैं, फिर एनर्जी डेवलप हो रही है, फिर वहाँ पर सिस्मिक वेव प्रोड्यूस हो रही है। तीसरा आपका ट्रांसफॉर्म है जिसमें आपस में ना तो वो पास आ रही हैं ना वो दूर जा रही हैं, वो स्लाइड कर रही हैं वन अवर अदर। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एकदम से शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी चेंज की वजह से, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म मोशन। तो ये देखो एग्जांपल देखो, पहले वाले में कन्वर्ज का दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखो तो एक के ऊपर नीचे दूसरा क्या आ रहा है, कन्वर्ज कर रहे हैं। देखो मूव मोशन हो रही है, अंदर की तरफ जा रहे हैं, कन्वर्जिंग मूवमेंट हो रही है, और कई 1000 ईयर लग जाते हैं कन्वर्जन में भी। और जो सेकंड वाली अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है कि ये डाइवर्ज कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं प्लेट्स, और बीच में यहाँ पर क्या हो रही है, इस पॉइंट पे एपी सेंटर होगा, और यहाँ से क्या हो रही है, एकदम से आपको एनर्जी रिलीज होती नजर आ रही है। तो ये हो गया डाइवर्जेंट। फॉल्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द मूवमेंट्स और द प्लेट मूवमेंट्स की वजह से जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। मैंने आपको बताया था डायगनली होती है ये। ठीक है। तो फॉल्ट्स आर क्लासिफाइड, ठीक है, कि वो या तो हॉरिजेंटल होंगे या वो वर्टिकल होंगे। तो पहले वाला ये जो है, इसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये इधर मोशन हो रही है और ये इधर मोशन हो रही है, तो ये हॉरिजेंटल है, एक ही प्लेन के ऊपर एक मोशन हो रही है। ठीक है। हॉरिजेंटल में क्या होता है, प्लेन सेम रहेगा। जैसे अगर आप मेज को देखते हो तो मेज एक हॉरिजेंटल पोजीशन में है, जो उसका टॉप है, टेबल टॉप है। तो अगर प्लेट्स वो दोनों क्या कर रही हैं, एक एक एंड पे जा रही है, एक एंड पे जा रही है, बट मोशन क्या हो रहा है, एक 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 आपका प्लेन है, एक्स एक्सिस में हो रही है या वाई एक्सिस में हो रही है, एक प्लेन पे मूव कर रही हैं, और दे आर मूविंग अराउंड। तो वहाँ पे जो फॉल्ट डेवलप हो रहा है, वहाँ पे जो गैप डेवलप हो रहा है, जहाँ से एनर्जी फ्रैक्चर होकर मूव कर रही है स्लाइडिंग की वजह से, तो वो फॉल्ट क्या होगा, हॉरिजेंटल फॉल्ट होगा। और एक फॉल्ट क्या होता है आपका, वर्टिकल फॉल्ट होता है। वर्टिकल में क्या होता है, 90 डिग्री या अबव होता है, ये ऊपर नीचे की तरफ होगा। इसमें क्या होता है आपका, फॉल्ट में क्या होगा, जैसे अब ये देखो, ये वाली प्लेट्स जो है, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है,
ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट दिख रही है ना आपको, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रही है। अगर आप इसको ध्यान से, मैं इसको जूम इन करके दिखाती हूँ आपको, इसमें मोशन क्या दिख रहा है, देखो इसमें तो लेफ्ट राइट हो जा रहा है, इसमें ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये वर्टिकल वन है, दिस वन इज द वर्टिकल वन एंड दिस वन इज द हॉरिजेंटल वन। ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरप्लेट एक्टिविटी। इंटरप्लेट एक्टिविटी क्या होती है? अभी तक मैं ये बात कर रही थी कि जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं और उसके बाद हमारा क्या होता है, सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, अर्थक्वेक आता है। बट कई बार क्या होता है कि एक प्लेट की एक्टिविटी नहीं होती, दूसरी प्लेट का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। तो दो प्लेट्स के बीच में आपस की एक्टिविटी, या दोनों प्लेट्स में से कोई अदर एक प्लेट है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, उसके अंदर कोई चेंजेस आए, डिवास्टेटिंग चेंजेस आए, and that may also cause the seismic waves to produce or the earthquake may occur। और एग्जाम्पल है इसका न्यू मैड्रिड का फॉल्ट, जो अर्थक्वेक आया था 1811 में और 1812 में। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। और ये इंटरप्लेट एक्टिविटी का गुड एग्जाम्पल है हमारा, कि इसमें मैड्रिड में जो आया था वो हमारा इंटरप्लेट एक्टिविटी की वजह से अर्थक्वेक आया था। उसके बाद है सडन रप्चर भी हो सकते हैं। देखो वन ऑफ द कोज है सडन रप्चर। रप्चरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, टूटना एकदम से। अब वो टूटा कैसे कैसे उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे फॉल्ट डेवलप हो चुका था, जो रॉक्स थी वो बहुत ज़्यादा टकराने की वजह से या बहुत ज़्यादा दूर जाने की वजह से उनके बीच में कुछ रप्चर हो गया, उनके बीच में कुछ स्पेस डेवलप हो गया। तो वहाँ से एनर्जी रिलीज आराम से हो रही है एसोसिएट, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वहाँ पर रप्चर होने की वजह से भी एकदम से शॉक वेव्स हमें प्रोड्यूस हो रही हैं, हम एकदम से अर्थक्वेक की वेव्स को हम सेंस आउट कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फॉल्ट लाइन डेवलप होने की वजह से भी वहाँ की जो रॉक्स होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, और 15 से 20 किलोमीटर की डेप्थ में ये हमें दिखाई देती हैं, और इसको हम बोलते हैं ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजैक्शन। दोबारा बोल रही हूँ मैं कि वो जो रप्चर है वो 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में अर्थ के क्रस्ट से दिखाई देता है, और वहाँ रीज़न क्या रहता है कि जो वहाँ रॉक्स हैं वो ब्रिटल हो चुकी हैं, और उनको हम बोलते हैं ब्रिटल डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है, वो चीज़ें जिनको हम रोल करके वायर्स में बना सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो मेटल है, जो वहाँ पर उस समय जो वहाँ पर एलॉय होगा उस रॉक के अंदर, वो डक्टिलिटी शो करता है और ट्रांजिशन हो जाता है ब्रिटल से डक्टाइल के बीच में। ब्रिटल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी टूट जाती है कोई चीज़, जिसमें जिसमें टूटने की टेंडेंसी होती है मेटल्स के अंदर। और डक्टिलिटी क्या होती है, वो चीज़ जिसमें वो लंबी लंबी थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ब्रिटल का डक्टाइल में जब ट्रांजैक्शन हो जाता है, तब भी जो 300 से लेकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तब भी रप्चरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डीप अर्थक्वेक हैं जो वैडाटी बेनिफ जोन में आए थे। इसमें रीज़न क्या रहता है कि एक तो जो हमारी रॉक्स हैं वो कूल रहती हैं, ठंडी रहती हैं, और उनका टेम्परेचर ब्रिटल डक्टाइल टेम्परेचर से कम होता है, और सडन चेंजेस की वजह से भी वो हमारे अर्थक्वेक आ जाते हैं उन जो एरियाज़ के अंदर। फिर हम प्रिडिक्ट कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, हाउ वी कैन फोरकास्ट और मेजर द अर्थक्वेक्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको याद रखनी चाहिए कि अर्थक्वेक्स 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाते हैं। अगर अभी इस समय 4:20 है, तो 4:21 तक आपको अर्थक्वेक सेंस आउट हो सकता है। सो इट इज़ वेरी फास्ट अकरिंग डिजास्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जब कोई चीज़ बहुत फास्ट होती है तो उसको सेंस आउट करना या उसको प्रिडिक्ट करना, इट इज़ नॉट ईजी। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ साइंटिस्ट कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। हाँ, हमारे पास पहले से ही कुछ मॉनिटरिंग होती हैं, प्री शॉक्स वेव्स होती हैं, जिसके थ्रू हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ आने के चांसेस हैं। बट प्रिडिक्शन इज़ नॉट 100% श्योर एट दैट पोजीशन। तो क्योंकि जो अर्थक्वेक होता है ना वो बहुत जल्दी आ जाता है और उसमें बहुत फास्ट ऑनसेट डिजास्टर होती है, तो हम नहीं कर सकते। तो समटाइम्स जो एनिमल्स होते हैं वो पहले फोरकास्ट कर देते हैं, जैसे चिरपिंग ऑफ एनिमल्स हैं या हाउल ऑफ बर्ड्स है। तो डॉग्स की हाउल है या बर्ड्स की फ्लाई इरेक्टिकली, या बर्ड्स के पैटर्न से पता लग जाता है कि देयर आर सम चांसेस ऑफ सम डिजास्टर अकरिंग ओवर देयर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन नॉट नोटिस द अर्थक्वेक। आपको सिर्फ कैसे पता लगेगा कि भाई शेल हिल रहा है, या जो आपके वो कोई हैंगिंग आर्टिकल्स हैं, जो फैन वगैरह हैं, वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं, तब उस टाइम पे आपको लगता है, क्योंकि वो जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो 3 से कम होती हैं रिक्टर स्केल से, इसलिए हम उसको जल्दी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अर्थक्वेक जो होते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव टाइप भी होते हैं, और उनमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जो बहुत कम एनर्जी रिलीज वाले होते हैं उनमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता। तो आजकल जो है सिस्मिक मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से हैं। तो हर 3 मिनट में एक तीन तीन रिक्टर स्केल से कम वाला जो अर्थक्वेक है वो आ रहा होता है, पर हमें पता नहीं लगता। तो हम स्केलिंग कैसे करते हैं, इसमें 3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं बेटा। फोरकास्टिंग जो है वो हम कर सकते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बेस पे।
तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में एक सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर जैसे नाम से ही है, मीटर का मतलब क्या है, जिस चीज़ को कोई चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है या किसी चीज़ को हम उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्मोमीटर क्या करता है, मेजर करता है सिस्मिक वेव्स को। जो सिस्मिक वेव प्रोड्यूस हुई जब रॉक्स आपस में इंटरसेक्ट की या रॉक्स एक दूसरे से डाइवर्ज की, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्मोमीटर। फिर था सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम ये होता है बेटा, देखो सिस्मोग्राम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अभी बताया था कि इसमें रिकॉर्ड रखते हैं जब शेकिंग हो रही है, तो वहाँ पर एक ग्राफ बनता है पी और एक्स, मतलब एस वेव्स की जो बीच में डिफरेंस होता है प्राइमरी और एस वेव्स के बीच में। देखो पी वेव्स जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, और एस वेव्स जो होती हैं उनमें बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड चेंज होगा उतना ज़्यादा हमारी सिस्मिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सिस्मोग्राम इज़ ए विजुअल रिकॉर्ड जिसको हम टाइम और मैग्नीट्यूड के साथ बनाते हैं, और इस सिस्मिक वेव्स की शेकिंग से हमें पता लगता है। और सिस्मोग्राफ क्या होता है बेटा, सिस्मोग्राफ देखो ये बना रखा है, सिस्मोग्राफ का डायग्राम है ये। सिस्मोग्राफ में क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा होता है अंडरग्राउंड, ठीक है, जो क्या करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक को मेजर करता है। इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के साथ एक स्लिंग को, यानी कि एक हमारे एक स्लिंग को बांध कर एक पेंडुलम बांधा हुआ है, और पेंडुलम के दोनों तरफ मैग्नेट है। मैग्नेट जो है वो क्या कर रहा है, उसको उसके थ्रेड को क्या कर रहा है, नॉर्थ साउथ रोटेशन में हेल्प कर रहा है। अब क्या होता है कि वो ड्रम के ऊपर एक पेपर लगा हुआ है, और जो पेन है पेंडुलम के अंदर, वो पेन जो अटैच्ड है वो क्या कर रहा है, उस हल्की सी भी सेंसेशन को जो रॉक्स में आ रही है उसको पिन पॉइंट के थ्रू क्या करता है, ऐसे ऐसे करके मेजर करते हुए उसके अंदर ग्राफ बनाता है। तो चार्ट पेपर पे सारी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं वाइब्रेशंस की। बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ये, और ये हमें बता देता है कि क्या मैग्नीट्यूड है। और इनका मैग्नीट्यूड जो होता है सिस्मोग्राफ का, वो 0 से लेकर 9 के बीच में होता है। हमारे पास अलग अलग तरह के सिस्मोग्राफ हैं। एक जो मर्सिली ने बनाया था, उसने उसने उसको 1 to 12 के रेंज में बनाया था। उसके जो इन्वेंट्स हैं, जो नंबर हैं, उसके बीच में आता है। तो ये इंटेंसिटी के ऊपर होता है कि इंटेंसिटी क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके ऊपर है। फिर है रिक्टर स्केल, ये लॉगरिथमिक स्केल है, ये रिक्टर ने बनाया था। ये सिस्मिक वेव जो पी और एस वेव जो हमने जो अभी सिस्मोग्राफ में बताई थी आपको, इनकी लाइंस को बताता है, इनको फाइंड आउट करते हैं। तो इस जो है ये कैलिफोर्निया में पहले डेवलप किया गया था, और इसके हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एपी सेंटर का वो देखने के लिए। तो ये जो आपकी टेबल है, ये स्पेशली ये क्या बता रही है कि अगर लेस देन 2 है तो हमें कुछ फ़र्क नहीं होगा, 2 से 2.9 के बीच में है तो नॉर्मली रिकॉर्डिंग है, कोई ऐसा वो नहीं है। 3 से 3.9 के बीच में है वो नॉर्मली हमें महसूस होगा, हल्के से दरवाजे या जो हैंगिंग अपरेटस हैं वो हिलेंगे, थोड़ा बहुत डैमेज भी हो सकता है अगर कच्चे घर हैं तो। 4 से 4.9 के बीच में लाइट टाइप का हम इसको बोलते हैं, अर्थक्वेक आया है, और इसमें जो छोटे और कच्चे घर मकान होते हैं वो टूट जाते हैं, हल्का डैमेज भी होता है। 5 से 5.9 को हम मॉडरेट टाइप ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं, और इसमें मेजर डैमेज होने के चांस होते हैं। जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर होते हैं, या जो हमारी जो पेड़ होते हैं, या जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, गिर सकते हैं। 6 से लेकर 6.9 को बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव है। इसमें 160 तक मतलब एकदम से शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया में बहुत डिवास्टेटिंग टाइप होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा बड़ी लंबी जो बिल्डिंग्स होती हैं, 25-25, 30-30 या 50-50 स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको टूटने के चांसेस होते हैं। और 7 से 7.9 का तो मेजर टाइप होता है, जिसमें मतलब बिल्डिंग्स और घर कुछ बचता नहीं है, मोस्टली गिर जाते हैं मकान घर और सब कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। 8 से 8.9 को ग्रेट वाला बोलते हैं, इसमें कुछ बचता ही नहीं, ये हज़ारों सालों में एक बार आता है। और 8.9 से लेकर 9 का तो ग्रेट है, जिसको हमने अभी तक महसूस नहीं किया है, शायद हम बचें भी ना उसको महसूस करने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग मैग्नीट्यूड के हमारे पास हैं, तो हमें ये सेंस आउट करते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है बेटा, मर्सिली और रिक्टर स्केल में क्या डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर मैंने बता भी रखा है कि देखो मर्सिली स्केल्स जो है वो कुछ लोगों ने ही उसको फाइंड आउट किया है। मर्सिली स्केल में 2.5 को अगर हम देखें, उसमें 1 और 2 कैटेगरी जो बनी हुई है, जबकि रिक्टर स्केल में 2.5 वाले को लोगों ने फेल्ट नहीं किया, उसके बाद वाले को फेल्ट किया है। फेल्ट का मतलब उनको महसूस हुआ है, ठीक है। 3, 4, 5 देखो मर्सिली स्केल में 3, 4, 5 में हल्के ट्रेमर इसी को बोलते हैं, जो शॉकवेव्स होती हैं इनको ट्रेमर ही बोला जाता है, ठीक है। इनको फाइंड आउट किया, और इसके बाद इन्होंने देखा कि इंडोर में रहते हैं लोग तो उनको दिक्कतें आती हैं। पर अगर हम देखें 3.5 वाले को उन्होंने लोगों ने महसूस किया, और उनके बाद वहाँ पे अगर वो रुक गए हो या उन्होंने कोई मॉनिटरिंग मेजर्स को ले लिया तो वो बच जाते हैं, ठीक है। 6 और 7 वाले बहुत हार्मफुल होते हैं मर्सिली स्केल के अकॉर्डिंग, पर 4.5 वाले जो होते हैं वो हम उसको स्टे कर सकते हैं।
फिर है 8 9, 8 और 9 वाले सीवियरली डैमेज करते हैं, कोलैप्स हो जाती हैं बिल्डिंग्स, और बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज ये करते हैं या क्रैक्स आ जाते हैं ज़मीन के अंदर। और 6 वाले भी डिस्ट्रक्टिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्टर स्केल। देन 10 वाले में बहुत सारे बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और सड़क पे या ग्राउंड पे बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। और 7 वाला मेजर अर्थक्वेक है। और 11 और 12 वाला ऑलमोस्ट डिवास्टेटिंग है, सब कुछ गिर जाएगा, सारा कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा 12 में। जबकि 8 और उससे ऊपर वाले ग्रेड आते हैं इन द रिक्टर स्केल। फिर अर्थक्वेक की लोकेशन हम बता नहीं सकते, मैंने बताया था अभी आपको, बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं, हम इजीली नहीं बता सकते। सिर्फ प्लेट बाउंड्रीज पे हम बता सकते हैं कि वहाँ पे उन प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स की कोलाइडिंग की इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखो, ये रेड वाली जो है ये कन्वर्जेंट टाइप है, जितनी भी ये रेड वाली बाउंड्रीज दिख रही हैं आपको, ये देखो रेड वाली, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सारी रेड है, यूरेशियन, अरेबियन और इसमें, ठीक है, साउथ अफ्रीका की ये सारी रेड वाली हैं। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट टाइप है। डाइवर्जेंट वाइट वाली हैं, देखो बेटा ये सारी सी के अंदर है, देखो ये सारी वाली जितनी भी ये वाइट वाली हैं ये देखो सी के अंदर दिख रही हैं आपको, ब्लू पोर्शन में दिखाई दे रही हैं, ठीक है, पैसिफिक ओशन में, स्कोशिया में, यहाँ पे सारी। और जितनी भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं ये सारी क्या है, वाइट पोर्शन को रेड के साथ जोड़े हुए हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लेट बाउंड्रीज हैं। ये रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, 80% जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं वो रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ फायर क्या है बेटा, ये सरकमफ्रेंस होता है पैसिफिक और जो क्या कहते हैं आपके ऑस्ट्रेलियन और मैड्रिड और इन एरियाज़ को क्या बोलते हैं, ये हमारा रिंग ऑफ फायर है। मतलब इस तरीके से इनमें ये बेल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा 80% अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। देन इंटरप्लेट एक्टिविटी दिखा रखी है आपको यहाँ पर, जिसमें ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग खड़ी हुई और फिर किस तरीके से वो इंटरप्लेट एक्टिविटी की वजह से प्लेट, दूसरी प्लेट में एक्टिविटी हो रही है, उस एक्चुअल प्लेट में नहीं हो रही है जहाँ पर वो बिल्डिंग खड़ी है। ध्यान दीजिए, बिल्डिंग को देखो, वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, पर दूसरी प्लेट जो उसके साथ में लगी हुई है उसमें जब पहली बार चेंज हुआ फिर दोबारा चेंज हुआ तो आपकी बिल्डिंग देखा कैसे गिर गई। तो इस तरीके से इंटरप्लेट एक्टिविटी से भी इफेक्ट होता है। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ये मैग्नीट्यूड है, इसको याद रख लेना। फिर टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स मैंने भी बताया था, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स यानी प्लेट की वजह से जो हो रहे हैं, जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, उनको बोलते हैं हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो हो रहे हैं। फिर है वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक ज़मीन के अंदर जब वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं उनकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, तो उसको हम वोल्केनिक अर्थक्वेक्स बोलते हैं। दिस इज़ अनदर टाइप। ये एक्सप्लोजिशन अर्थक्वेक्स हैं, ये ज़मीन देखो ऐसे फट जाती है एक्सप्लोजन की तरह, मतलब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ या केमिकल टेस्टिंग हुई उसकी वजह से होते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, क्या क्या इफेक्ट होंगे अर्थक्वेक के, ग्राउंड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल चेंजेस आएंगे, लिक्विफिकेशन हो जाएगा, देखो देखो जैसे कि एकदम से लिक्विफिकेशन क्या हुआ, पानी भर जाएगा, पानी चल जाएगा, फायर्स लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा जगह पे फायर होती है, वो इमरजेंसी एग्जिट करनी पड़ती है, बिल्डिंग्स कोलैप हो जाती हैं, देखो सारी बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी थी बिफोर और आफ्टर क्या हो गई, इस तरीके से गिर गई, टेढ़ी हो गई। हाई बिल्डिंग्स में शेकिंग हो जाती है, जब स्टिचेस आ जाते हैं एकदम से दब जाती हैं बिल्डिंग्स या मकान, सेमी क्लोज हो जाते हैं, या मैरीन जो होते हैं, सब मैरीन इलाके होते हैं, वो पानी के अंदर क्या होते हैं, डूब जाते हैं। फिर है सिज्मिक वेव, सुनामी, सुनामी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि सिज्मिक वेव्स जो होती हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, जो कन्वर्जेंट या ट्रांसफॉर्म टाइम बाउंड्रीज हैं वो पानी के अंदर हैं, तो वहाँ पर जब ये इस तरह के जो डिवास्टेटिंग चेंज होता है तो कोस्ट के अंदर आते हैं, तो सुनामी आता है। सुनामी का मतलब ही क्या होता है, जापानीज वर्ड है सुनामीज मीन्स हार्बर वेव्स, यानी कि पानी के नीचे अर्थक्वेक आता है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, 6.75 इंटेंसिटी तक का आता है, तो एकदम से पानी उठ के आता है और वो जो आसपास के कोस्टल एरियाज हैं उनको उड़ा के बाहर निकल जाता है। देखो ये पिक्चर्स हैं हमारी, ये वोल्केन, ये सारा सुनामी है, ठीक है। इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड हमने मेजर किया। ये आपके जोन्स हैं। हरियाणा जो है वो जोन नंबर 4 में आता है बेटा, तो जोन नंबर 4 को देखो रेड दे रखा है, यहाँ पर हाई सिस्मिक जोन है, इसीलिए आजकल आप देखो सोनीपत में, रोहतक में, हरियाणा में बहुत, या दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत ज़्यादा आपके अर्थक्वेक्स को हम कर रहे हैं। तो पहला जोन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, पहला दूसरा, दूसरे में लीस्ट एक्टिविटी है, तीसरे में मॉडरेट एक्टिविटी है, चौथे में हाई सिस्मिक एक्टिविटी और पाँचवें में हाईएस्ट है। अभी ये ध्यान में रखना कि हम हाई में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जोन बना रखे हैं, अगर आप देखो ध्यान से देखो हम कौन से जोन में आ रहे हैं, 4 में, मैं बताया था ना अभी आपको, न्यू दिल्ली और देहरादून, इस तरीके से इसको आपने ध्यान में रखना है। और सबसे लीस्ट जोन में कौन से हैं, हैदराबाद, नागपुर, जयपुर, यहाँ पर बहुत कम आने के चांसेस हैं। और जो ये जो रेड रेड पे है वहाँ कौन सा, पोर्ट बे और शिलांग, ईटानगर, शिमला, ये सब है जोन नंबर 5 में, हाईएस्ट जहाँ पे इंटेंसिटी है। प्रिडिक्शन क्या कर सकते हैं हम,
वाटर लेवल को हमें कम रखना चाहिए, डैम्स नहीं होने चाहिए उन एरियाज़ में जहाँ पर जोन नंबर 4 है या जोन नंबर 5 है, वहाँ हमें इस तरह की एक्टिविटी से बचना चाहिए, टेम्परेचर चेंजेस से, अपलिफ्टिंग से, या वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए, ऑयल वेल्स नहीं बनाने चाहिए, तो उसका क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा लेटर और सूनर। लॉस ऑफ लाइफ होगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा, ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट होगा, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, रेल नेटवर्क हैं, ट्रांसपोर्ट है, वो सब खत्म हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, फ्लड आने के चांसेस हैं, सुनामी आने के चांसेस हैं, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, फायर लग सकती हैं, बहुत सारी एक जैसे कोई कोई बिफोर हमारे हैं और आफ्टर है, हमारी एग्रीकल्चर इफेक्ट हो सकती है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, सब सिवियरली इफेक्ट होता है। क्या सेफ्टी रूल्स हमारे अपनाने चाहिए अगर आ जाता है। इफ़ यू आर इन द हाउस, आपका घर में है तो अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, अगर आप बाहर हैं तो अपनी गाड़ी को रोक दें और वहीं पे अपना बैठें, क्योंकि गाड़ी पे भी एकदम से क्या हो सकता है, हिलने की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, वो उलट सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू मूव विद द फैमिली, इफ़ यू आर इन द शॉप और स्कूल और हाउस, तो जितनी ज़्यादा हो सके इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाएं, वहाँ से निकलें, किसी ग्लास के या किसी मूवेबल चीज़ के नीचे ना खड़े हों, ऐसी जगह पे नहीं खड़ा होना चाहिए जहाँ पर आपको चीज़ कोई, जैसे ग्लास है टूट के आपके सर पे लग जाए या आपके बॉडी पे गिर जाए तो आपको खून आप आ जाए, वीक आया हुआ है अर्थक्वेक, बट उसकी वजह से आपको इफेक्ट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इफेक्ट हो सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के पास नहीं होना चाहिए। तो ये देखो एक डायग्राम बना रखा है किस तरीके से आपने बैठना है, दिस वन, होल्ड वन, दिस वन, आपको इस तरीके से आप ये पोजीशन में होना चाहिए, मेज के नीचे भी जाना है या किसी चीज़ के नीचे जाना है, दीवार के आसपास, हाँ घर में हो तो चार दीवारी है ना, चार दीवारी में कोने की तरफ जाना है आपने, बीच में नहीं, पंखे के नीचे नहीं खड़ा होना, ठीक है। तो इफ़ यू आर आउटसाइड देन अवॉइड हाई बिल्डिंग्स के पीछे, नीचे पावर लाइंस के आसपास नहीं होना चाहिए, या रोड कहीं टूटी हुई है, उबड़ खाबड़ है, क्रैक्स हैं, वहाँ नहीं, क्योंकि वो और ज़्यादा वहाँ पे फ्रैक्चरिंग होगी तो दिक्कत हो सकती है। इस तरीके से भागना नहीं है कि भागने की कोशिश करें, पैनिक नहीं होना, व्हीकल्स को सेफर साइड पे रख के अपना विंडोज़ क्लोज कर लेनी है अगर आप नहीं निकल सकते तो इस तरीके के आपको काम करने हैं। अगर आप बीचेस पर हैं तो वहाँ से अपने बाहर की तरफ आएँ, पानी में है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और इनको गैस को बंद करने की कोशिश करें, स्मोक ना करें ताकि दिक्कत ना हो, फायर ब्रिगेड को बुला लें। इस तरीके से आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप समथिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उस टाइम पे छोड़ दीजिए खाना, वॉक कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, तो ये आपकी एक्टिविटीज़ आपने करनी है, ठीक है बेटा। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू। ओके, दिस इज़ फॉर ऑल।